हेलो दोस्तों, नमस्कार। क से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइडी मोपांसा की एक और बेहतर कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल हिंदी में एक परिवार और इंग्लिश में ए फैमिली है। लेखक काफ़ी वर्षों बाद अपने दोस्त से मिलता है और पाता है कि वह काफ़ी बदल गया है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे हैं और काफ़ी बुजुर्ग दादाजी हैं। उनके परिवार के लिए दादाजी एक मनोरंजन का साधन है। जब लेखक यह सब देखता है तो वह क्या महसूस करता है? क्या वह यह सब देखकर खुश होता है या हैरान? ये सब जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। मैं अपने पुराने दोस्त साइमन राधाविन से मिलने वाला था। उससे मिले 15 साल हो चुके थे। किसी ज़माने में वह मेरा सबसे जिगरी यार हुआ करता था। वह ऐसा दोस्त था जो मेरी भावनाओं को समझता था, जिसके साथ मैं अपनी शामें खामोशी और खुशी से बिता सकता था। वह ऐसा हमराज था जिससे मैं अपने प्यार का जिक्र कर सकता था। उसके सोचने समझने का अंदाज इतना अनोखा, सरल और संवेदनशील था कि उसकी सहानुभूति से मैं तसल्ली महसूस करने लगता था। कई वर्षों तक शायद ही कोई पल गुजरा जब हम एक दूसरे के साथ ना रहे हों। हम एक साथ सोते थे, घूमते थे, सोचते और यहाँ तक कि सपने भी एक साथ ही देखा करते थे। हमारी पसंद एक थी। एक ही पुस्तक को हम दोनों पसंद करते थे। एक जैसे लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करते थे। एक जैसी चीज़ों से कांप जाते थे, डरी हुई चीज़ों से कांप जाते थे। और अक्सर एक नज़र पर किसी को देखकर ही हम दोनों उस पर एक साथ हंस पड़ते थे। फिर उसकी शादी हो गई। उसने चुपचाप और एकदम अचानक एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो दूर के राज्य से पेरिस में अपने लिए एक पति की तलाश में आई थी। यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आखिर कैसे उसे छोटी पतली सी लड़की ने, जो लाखों शादी योग्य आम लड़कियों जैसी ही थी, जो फीकेपन की हद तक गोरी थी, जिसके हाथ कमज़ोर थे, आंखें हल्की और विचार शून्य थी, और जिसकी आवाज़ ही मों जैसी थी, उस चालाक नौजवान को अपने जाल में फंसा लिया। क्या कोई मुझे यह बात समझा सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि उसने एक अच्छी, कोमल और वफादार महिला की बाहों में शांत और चिरस्थायी खुशी की कल्पना की होगी। शायद उसने वह सब उस साधारण और भूरे बालों वाली स्कूल गर्ल के अंदर देख लिया होगा। उसे इस हकीकत का ख्याल ही नहीं आया कि एक सक्रिय, सजीव और तेज तर्रार व्यक्ति जैसे ही जीवन की कड़वी सच्चाइयों को समझने लगता है, उससे इन चीज़ों से ऊब होने लगती है। बरसते वो इतना कठोर ना हो गया हो कि उसकी सूझबूझ ही खत्म हो गई हो। मैं सोच रहा था, आखिर इतने वर्षों बाद जब वह मिलेगा तो कैसा होगा? क्या वह अब भी उसी तरह का चंचल, मजाकिया, नेकदिल और जोशीला होगा, या ग्रामीण जीवन के असर से दिमागी तौर पर सुन्न हो चुका होगा? 15 साल का वक्त किसी भी इंसान को बदलने के लिए काफ़ी होता है। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मैं जैसे ही बाहर निकला, एक मोटा, बहुत मोटा आदमी, जिसके गाल लाल थे और पेट निकला था, मेरी और बाहें फैलाए चिखते हुए दौड़ा। जॉर्ज, जॉर्ज! मैंने उसे गले से लगाया, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। और तब मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह जो, तुम अब तक पतले नहीं हुए हो? और उसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया, तुमने क्या सोचा था? अच्छा जीवन, एक अच्छा टेबल, मेरे जीवन का मतलब बस खाना और सोना है? मैंने उसे करीब से देखा। उस बड़े से चेहरे में मैं खूबियों की तलाश कर रहा था जो किसी समय मुझे अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी आंखें थी जो अब तक बदली नहीं थी, लेकिन उनमें भी
अब वे भाव नज़र नहीं आ रहे थे। तब मैंने अपने आप से कहा, अगर किसी के चेहरे के हाव भाव उसकी सोच का आईना है तो अब उसकी सोच वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी, और जिन्हें मैं अच्छी तरह समझता था। फिर भी मैं उसकी आंखों में दोस्ती और खुशी की चमक देख रहा था, जो अभी भी बरकरार थी। हालांकि अब उसमें वह चमक और चतुर भाव नहीं थे जो किसी की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देते हों। अचानक उसने कहा, ये रहे मेरे दो सबसे बड़े बच्चे। एक 14 साल की लड़की थी जो एक औरत की तरह नजर आ रही थी, और दूसरा लड़का था जो 13 साल का था। लड़के ने किसी स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। वह सकुचाते और शर्माते हुए आगे आया, और तब मैंने उसकी ड्रेस की ओर इशारा कर धीरे से पूछा, क्या ये तुम्हारे हैं? ये बिल्कुल मेरे हैं, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास कितने हैं? 5। घर पर 3 और रखे हैं, उसने गर्व से, आत्मसंतुष्टि और प्रफुल्लित होकर कहा। मगर मुझे बहुत दया आई। इस दंभ और इंसानी दिखावे से मेरे मन में कुछ हद तक घृणा का भाव पैदा हो गया। साइमन हमें लेकर शहर की ओर चला। गाड़ी वह चला रहा था। हम उस सुस्त, अलसाए और उदास शहर से गुजर रहे थे, जहाँ कुछ कुत्तों और 1-2 नौकरानियों के सिवा सड़कों पर किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। यहाँ वहाँ कुछ दुकानदार अपनी हैट उठाकर साइमन का अभिवादन करते और साइमन पलटकर उन्हें सैल्यूट करता। साइमन उनके नाम बताए जा रहा था। निस्संदेह वह यह दिखाना चाहता था कि यहाँ रहने वालों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। तब मुझे ख्याल आया कि उसके दिमाग में चैम्बर ऑफ डेप्यूटी का उम्मीदवार बनने की बात चल रही है। यह हर उस व्यक्ति का सपना है जो प्रदेशों में गुजर बसर कर रहा है। यही है मेरा ठिकाना, साइमन ने यह सोचते हुए कहा कि मैं उसके घर की तारीफ करूंगा। मैंने भी कहा, घर सुंदर है। एक महिला सीढ़ियों पर नजर आई। वह ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी कंपनी में जा रही हो। कंपनी की बोलचाल के शब्द भी पहले से रटे रखे हों। अब वह दुबली पतली और भूरे बालों वाली लड़की नहीं थी जिसे मैंने 15 साल पहले चर्च में देखा था, बल्कि एक मोटी महिला थी जो मोटे मोटे ताजे शरीर के साथ झूम कर चल रही थी। देखने में उन महिलाओं जैसी थी जिनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, जिनमें ना बुद्धि होती है और ना वह सब कुछ जो एक महिला में होना चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो वह एक माँ थी, मोटी सामान्य माँ, जिसके जीवन में अपने बच्चों और रसोई घर के सिवा कोई और काम नहीं होता। उसने मेरा स्वागत किया और हॉल में चले गई, जहाँ 3 और बच्चे अपने कद के हिसाब से इस तरह निरीक्षण के लिए खड़े थे जैसे फायरमैन किसी मेयर के सामने खड़े रहते हैं। और तब मैंने कहा, ओह ओह, तो ये हैं वो बाकी के। साइमन ने चहकते हुए उनका परिचय कराया। जीन, सोफ़ी और गोथा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र आराम कुर्सी पर बैठे हुए एक कांपते बुजुर्ग और लकवाग्रस्त व्यक्ति पर पड़ी। मैडम राधाविन ने आकर कहा, महोदय, ये मेरे दादाजी हैं। इनकी उम्र 87 वर्ष है। फिर उसने कांपते हुए व्यक्ति के कानों में जोर से कहा, पापा, ये साइमन के दोस्त हैं। बूढ़े व्यक्ति ने दिन सुबह कहने की कोशिश की और बोले, वाह 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 वाह, और हाथ से इशारा किया। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं महोदय। साइमन अभी कमरे में आया ही था कि उसने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी जान पहचान दादाजी से हो गई। ये बुजुर्ग व्यक्ति एक धरोहर है। बच्चे इनसे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन ये इतने लालची हैं कि खाने के समय खुद को मार डालने पर तुल जाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, अगर इनकी मर्जी चली तो ये क्या खाना पसंद करेंगे। तुम ज़रूर देखना, ये सारी मिठाइयों को ऐसे देखते हैं जैसे वह कई सारी लड़कियां हों। आज तुम देखोगे ना, वो हंसा देने वाला होगा नज़ारा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। कमरे की ओर बढ़ते हुए मुझे एक साथ कई कदमों की खड़खड़ाहट अपने पीछे सुनाई पड़ी। देखा तो सारे बच्चे अपने पापा के साथ मुझे सम्मान के साथ मेरे कमरे तक छोड़ने आ रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर और देखा। एक सुनसान अनंत मैदान, घास का समुद्र,
गेहूं और जई के खेत थे। ना पेड़ों का झुरमुट था, ना कोई उठी हुई जमीन। कुल मिलाकर एक नीरस और उपजाऊ जीवन की तस्वीर थी जो इस घर के सभी लोग बिता रहे थे। तभी घंटी बजी, डिनर का बुलावा था। मैं सीढ़ी से नीचे उतरा। मैडम राधावी ने मेरे हाथ में हाथ डाला और मुझे औपचारिक तरीके से के डाइनिंग रूम तक ले गई। एक सेवक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके आर्म चेयर तक बिठाकर लाया। उन्होंने अपने हिलते हुए सिर को बड़ी मुश्किल से एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर घुमाते हुए मीठे पकवानों को लालच और उत्सुकता भरी नज़र से देखा। साइमन ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें मज़ा आएगा। और सभी बच्चों ने यह मानकर कि मैं उनके लालची दादाजी के इस कारनामे को देखकर खुश हो जाऊंगा, हंसने लगे। उनकी माँ जरा सी मुस्कुराई और फिर कंधे उचका दिए। साइमन ने अपनी हथेली को भोंपू की शक्ल देते हुए बूढ़े व्यक्ति की ओर जोर से कहा, आज की शाम क्रीम वाला मीठा चावल बनाया है। दादाजी का झुर्रीदार चेहरा चमक उठा। वे सिर से पैर तक जोर से कांपने लगे और दिखाने की कोशिश करने लगे कि उन्हें बेहद खुशी हुई है। उसके बाद खाना शुरू हुआ। जरा जरा देखो, साइमन ने फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति को सूप पसंद नहीं था। इन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया, लेकिन सेहत का ख्याल करते हुए उन्हें इसे पीना ही था। लिहाजा सेवक ने ज़बरदस्ती उनके मुंह में सूप का चम्मच डाल दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपनी ताकत से फूंक मारी कि सूप मुंह में जाने के बजाय फव्वारे की तरह टेबल के चारों ओर बिखर गया। यहाँ तक कि आसपास बैठे लोगों के पेट में भी जा गिरा। बच्चे ये देखकर ठहाके लगाने लगे, जबकि उनके पापा, जो खुद भी हंस रहे थे, उन्होंने कहा, ये बुढ़ा नाटक तो नहीं करता। पूरे डिनर के दौरान सब मेरा ख्याल करने में जुटे थे। बूढ़े व्यक्ति ने टेबल पर रखे खाने को निकल जाने वाली नज़रों से देखा। अक्सर वह कांपते हाथों से अपनी ओर खींचना चाह रहे थे। सब कुछ उनकी पहुंच में रख दिया गया था ताकि उन्हें थरथराते हाथों से पकड़ते देख सके, उन्हें अपनी लाचार नज़रें मुंह और नाक से सूंघने की हरकत देखते हुए देख सकें और तरस खा सकें। सब उस विकृत तस्वीर को देखकर खुश थे। फिर उनकी प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया, जिसे उन्होंने भुक्कड़ की तरह खाया ताकि जल्दी से उन्हें दूसरा टुकड़ा मिल सके। जब मीठा चावल उनकी प्लेट में डाला गया तो जैसे उन्हें मिर्गी आ गई। वे लालच से गुर्राने लगे। तभी गोथा ने जोर से कहा, आप पहले ही इतना खा चुके हो, अब और नहीं खा सकते। और फिर सबने नाटक किया कि वे उन्हें और नहीं देंगे। तब वह रोने लगे। वह जितनी ज़ोर से रो रहे थे उतनी ही ज़ोर से काँप रहे थे, लेकिन बच्चे थे कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। आखिर में सब ने मिलकर उन्हें खाना खिलाया, थोड़ा थोड़ा ही सही। जैसे ही वे पहला निवाला खाते, उनके कंठ से एक अजीब सी आवाज़ आती। जैसे ही वे निवाला खा लेते, अपने पैर पटकने लगते कि दूसरा निवाला खिला दिया जाए। मैंने उस बुजुर्ग का पक्ष लेते हुए कहा, चलो इन्हें थोड़ा और चावल दे दो। लेकिन साइमन ने कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, अगर इन्होंने ज़्यादा खा लिया तो इस उम्र में उनके लिए हानिकारक होगा। मैं चकित था और उसके शब्दों पर गौर कर रहा था। वाह रे नीति, वाह रे तर्क, वाह रे बुद्धि। उनकी इस उम्र में तो उनकी सेहत का ख्याल करते हुए वे उन्हें उनकी आखिरी खुशी से भी महरूम कर रहे हैं। उनकी सेहत की खातिर इस सेहत का क्या करेंगे वे, जबकि वो निष्क्रिय और कांपते मलबे का ढेर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे उनकी ज़िंदगी की देखभाल कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी आखिर कितने दिन, 10, 20, 50 या 100 वर्ष, पर क्यों उनकी खातिर? या इसलिए कि कुछ समय तक तुम्हारा परिवार उनके लोभ और लालची के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सके। उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहने को या कुछ करने को कुछ नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, बस एक ही आनंद। जब तक वो जिंदा हैं तब तक क्यों ना उन्हें इसका मज़ा लेने दिया जाए। हम लोग काफ़ी देर तक ताश खेलते रहे। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठ गया। सामने खिड़की थी और मेरा मन बहुत उदास था। उदास उदास, एकदम उदास। बाहर एकदम सन्नाटा था। हाँ, बहुत दूर से किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। शायद रात के इस वक्त वह कुक्कू के साथ अपनी साथी को लोरी सुना रहा था, जो अपने अंडे सेर रही थी। और तब मैं अपने दोस्त के बेचारे 5 बच्चों के बारे में सोचने लगा।
अपने मन में कुरूप पत्नी के साथ खराटे भरकर सोते हुए दोस्त की तस्वीर बनाई। तो ये दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर भेजना। आगे और नई कहानियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।